हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, 100 पेजेज नोट सीरीज में ये सामान्य विज्ञान का थर्ड लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप जाकर बाकी वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। बात करें इस नोट्स की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं इस नोट्स के PDF के लिए। इस नोट्स की खास बात यह है कि आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। वीडियो देखने के बाद तो आप आराम से 3 से 4 मिनट में एक पेज को रिवाइज कर लेंगे। हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है, तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहें। वीडियो देखकर रिवीजन करना है तो वीडियो देखकर करते रहें, नोट से करना है तो नोट से करते रहें। खैर, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान के इस वीडियो में हम फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स के 1-2 वीडियोज पहले भी हो चुके हैं, 1-2 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं। इसमें हम आगे बात करेंगे। देखिए, यहाँ हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, पदार्थों के गुण की बात की जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात की जाए, तो देखिए, सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। आप जानते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। एक चौथी अवस्था भी होती है जो असल में गैसीय अवस्था ही है, लेकिन आयनित गैसीय अवस्था है, आयोनाइज्ड गैसीय अवस्था है चौथी अवस्था, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा। वैसे सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव एवं गैस। और ये जो इधर की तरफ ये लिखा हुआ है ना, ये इनके गुण है, प्रॉपर्टीज है। ठोस में जो विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, प्रत्यास्था की, इलास्टिसिटी की, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज इधर लिखी गई हैं ना, इनको सबको एक एक करके देखेंगे। द्रव की बात की जाए तो इसमें दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता अर्थात विस्कोसिटी, केशिकत्व अर्थात कैपिलैरिटी, प्लवन अर्थात वायोंसी। ठीक, तो ये सब एक एक करके देखेंगे। गैस की बात की जाए तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात आगे हम करेंगे, वायुमंडलीय दाब, उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, तो चलिए, प्रत्यास्था अर्थात इलास्टिसिटी की बात की जाए तो ये जो गुण है ना, ये गुण है प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का गुण। ये आकृति है, प्रारंभिक आकार, स्टार्टिंग शेप एंड साइज पाने वाला गुण है। किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं, जैसे रबर ही मान लीजिए, फॉर एग्जांपल रबर पर आप बल लगाकर उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं या फिर उसको खींचते हैं। फिर जब आप तो जैसे ये बल लगाएंगे तो उसका शेप बदल जाएगा, लेकिन जैसे ही बल हटाएंगे वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो वही जो गुण है ना उसके पास, प्रारंभिक अवस्था में आने का, उसको बोलते हैं प्रत्यास्था का गुण, इलास्टिसिटी का गुण। ठीक है, देखिए, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कौन से होते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कौन से होते हैं? जो अपनी पहली अवस्था में, स्टार्टिंग में जैसे थे वैसे ही सेम टू सेम हो जाए। ठीक है, पूर्व अवस्था में मतलब पहले वाली अवस्था में पूर्णतः पहले वाली अवस्था में आ जाए, पूर्णतः पहले वाली अवस्था को प्राप्त कर ले, उनको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। फॉर एग्जांपल रबड़ है, ठीक, रबर हो गया, स्प्रिंग हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। ठीक, ये सब जो है ना परफेक्टली इलास्टिक के एग्जाम्पल हैं। प्लास्टिक की बात कर ली जाए, इस पर मान लीजिए आप फोर्स लगाते हैं किसी प्लास्टिक पर, तो वो टूट जाएगा ना, फिर वो फोर्स लगाएंगे, टूट जाएगा, मतलब शेप उसका बदल गया, और फिर दोबारा से वो उसी शेप में थोड़ी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो पूर्ण प्लास्टिक कौन से होते हैं? परफेक्टली प्लास्टिक, जो पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, पहले वाली अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं बल लगाने के बाद से। जैसे मोम हो गया, ठीक, एक बार पिघल गया तो जिस शेप में वो मोम था उसी शेप में नहीं आ पाएगा। ठीक है, और लोहा की बात कर ली जाए, इस पर बल लगा दिए, मोड़ दिया आपने लोहा को, तो फिर दोबारा उसी अवस्था में थोड़ी आएगा, जब तक मतलब बल हटाने के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप वो थोड़ी उसी अवस्था में आ जाएगा, नहीं आएगा। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं श्यानता की, विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी एक तरह से फ्रिक्शन ही है, घर्षण। चलिए, यांत्रिकी में मैंने ये बताया नहीं है, मैकेनिक्स में यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। घर्षण, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में बस आपको एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के, कि बर्फ पर चलने में परेशानी होती है, बट सड़क पर आसानी से चला जा सकता है, बट बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, फिसलन होती है। क्यों? क्योंकि सड़क पर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से हम आसानी से सड़क पर चल पाते हैं, बट बर्फ पर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन जो है चलने में मदद करता है। कैसे? देखिए, जब आप चलेंगे ना तो आपके पैर की जो उंगलियां हैं, उंगलियां जिधर की तरफ फोर्स लगाएंगी ना, मान लीजिए आप चल रहे हैं, उंगलियां इधर की तरफ फोर्स लगा रही हैं, तो इसके उल्टा डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स होगा।
एक फ्रिक्शन फोर्स होगा ताकि इस फोर्स को वो बैलेंस कर ले, नहीं तो आपका पैर फिसल जाएगा। बर्फ में यही होता है, बर्फ पर आप चलेंगे तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम होता है, घर्षण कम होता है, तो आपकी जो उंगलियाँ होती है जो फोर्स लगाती है ना, उसको बैलेंस करने वाला कोई होता नहीं, तो पैर फिसल जाता है। ठीक है, जहाँ भी आपका पैर फिसलता है वहाँ पर फ्रिक्शन कम है, घर्षण कम है, इसीलिए दिक्कत होती है, गिर जाते हैं। चाहे केला का छिलका हुआ, वहाँ भी फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम होता है तो गिर जाते हैं। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं विस्कोसिटी की, श्यानता की। तो ये जो विस्कोसिटी है ना, ये जो फ्रिक्शन है ना, ये द्रवों के बीच में होता है, लिक्विड के बीच में होता है। अभी जो नॉर्मल मैंने फ्रिक्शन की बात की, ये नॉर्मल फ्रिक्शन की बात की जा रही है, इसका मतलब वो जो फ्रिक्शन है वो सॉलिड के बीच में हो रहा है। ठीक, सॉलिड के बीच में लग रहा है। हम बात कर रहे हैं विस्कोसिटी की, श्यानता की, द्रव के बीच में, लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी। और इसमें आपको ध्यान में ये रखना है, विस्कोसिटी की बात की जाए तो निश्चित रूप से, श्यानता की बात की जाए तो ये ठोस में थोड़ी होगा, ये लिक्विड में होगा, विस्कस। चलिए, तो ये ठोस में नहीं होगा, गैस में होता है, विस्कोसिटी गैस में होती है, ये ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की विस्कोसिटी बढ़ती है, जबकि द्रव की बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द्रव में कोई लिक्विड है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी जो है ना कम होगी। फॉर एग्जाम्पल आप शहद का ही ले लीजिए, शहद में विस्कोसिटी होती है, चिपचिपाहट से ही आपको पता चल रहा है, विस्कोसिटी होती है। अब उसको थोड़ा गर्म करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई लिक्विड है, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये मान लीजिए नदी ही है, और नदी का ये तली है, नदी की तली है, सरफेस है। तो यहाँ पर जो पानी है ना नीचे में इससे चिपके हुए, उनका जो वेग होगा वो शून्य होगा, जीरो होगा, वो नहीं चल रहे होंगे। ठीक उसके ऊपर जाइएगा, उसके ऊपर जाइएगा, ऊपर की तरफ, तो फिर पानी इधर की तरफ बह रहा होगा, मान लीजिए इस डायरेक्शन में बह रहा है, डायरेक्शन से पता चल ही रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा, पानी की जो स्पीड है ना, पानी की जो गति है, इसका जो वेग है ना, वो बढ़ते जाएगा। सबसे ऊपर वाला जो ये लेयर है पानी का, ये सबसे तेज बह रहा होगा, अधिकतम वेग होगा, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम वेग होगा, क्योंकि इस वाले पानी पर, इस वाले लेयर पर जो श्यानता है, विस्कोसिटी है, वो कम लग रही है, यहाँ पर फ्रिक्शन कम है। फ्रिक्शन कहने का मतलब वही लिक्विड के केस में उसको बोलते हैं विस्कोसिटी, श्यानता बोलते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो पानी का लेयर है ना, वहाँ पर विस्कोसिटी कम होगी, इसीलिए सबसे अधिक स्पीड होगी। बाकी उसके नीचे आइएगा तो उसकी स्पीड कम होगी ऊपर वाले से, क्योंकि इस डायरेक्शन, मान लीजिए इसको अलग अलग लेयर में बांट देते हैं पानी के, तो ये वाला जो है ना लेयर, तो इस पर ऐसे ये बह रहा है तो इस पर विस्कस फोर्स लगेगा, घर्षण फोर्स लगेगा, इससे रगड़ खाएगा ऊपर वाले से, नीचे वाले से भी। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक्चुअली क्या होता है कि जिधर की तरफ कोई चीज़ गति करने वाली होती है, इधर की तरफ मान लीजिए ये टेंडेंसी है इसका इधर की तरफ जाने का, इसके उल्टा डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, उसको घर्षण बोलते हैं। यही केस इसमें भी है, विस्कोसिटी में भी है। चलिए, तो ये थोड़ा सा ये छोटी मोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये एग्जाम्पल के रूप में, द्रव जितना गाढ़ा होता है उतना अधिक विस्कस होगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी अधिक होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, बीपीएससी में ही पूछा गया था। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है शहद से। 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। और ये शहद की विस्कोसिटी खून से ज़्यादा, मतलब ग्लिसरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद शहद की, उसके बाद खून की, उसके बाद जल की, उसके बाद वायु की। ये जो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं उनमें अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी? ग्लिसरीन की। ठीक है ना, उसके बाद शहद की। और ये 4 ऑप्शन दिए गए थे बीपीएससी में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, शहद, खून, जल और वायु, इसमें सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी? तो शहद की। चलिए, उसके बाद बात कर ली जाए, हाँ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है ना कि यहाँ पर जो वेग होगा लिक्विड का 0 होगा, उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेग बढ़ते जाएगा, मतलब सबसे अधिक ऊपर होगा, उससे कम नीचे होगा, उससे कम उसके नीचे होगा, उससे कम उसके नीचे होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकतम वेग जो होगा ना वो सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपरी ये सतह है ना पानी का, उसका वेग सबसे अधिक होगा। आप समझ पा रहे हैं, वहाँ पर विस्कोसिटी है कम है, वहाँ पर केवल नीचे से ही वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। पृष्ठ तनाव की बात की जाए, सरफेस टेंशन की बात की जाए, तो ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण, इस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी लिक्विड कम से कम एरिया को घेरने का प्रयास करता है, न्यूनतम एरिया को एक्वायर करने का प्रयास करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ, फ्री सरफेस, न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो वर्षा की बूंदें होती हैं गोलाकार होती हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा कि यदि भार नेग्लिजिबल हो तो जो आकृति होती है ना पूर्णतः गोलाकार हो जाएगी, बिल्कुल स्फेयर जैसा, अगर उसका जो भार है नेग्लिजिबल है, नगण्य है।
ठीक, जैसे वर्षा की जो बूंदे हैं, एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, वर्षा की जो बूंदे हैं ना वो गोलाकार होती हैं, किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से, या फिर साबुन का जो बुलबुला है आदि। ठीक, ये सब एग्जाम्पल्स, ये दोनों एग्जाम्पल्स जरूर ध्यान में रखिएगा। किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से। ससंजक बल अर्थात कोहेसिव फोर्स और आसंजक बल अर्थात एडहेसिव फोर्स की बात की जाए तो देखिए, ससंजक बल क्या होते हैं कि एक ही पदार्थ के अणुओं अर्थात मॉलिक्यूल्स के बीच, एक ही पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला आकर्षण बल है क्या? ससंजक बल। ससंजक बल क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे कि वाटर हो गया, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उनके बीच जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है? ससंजक बल है, तभी तो वो एक साथ बंधे हुए हैं। या फिर पारा हो गया, पारा के अणुओं के बीच जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है? ससंजक बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उनके बीच। आसंजक बल की बात की जाए तो ये जो होता है ना, ये भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि जिस बल की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो बल ज़्यादा होगा उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। जैसे ससंजक बल ज़्यादा होगा तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल, पारा के जो अणु होते हैं ना उनके बीच ससंजक बल अधिक होता है। किसके रेस्पेक्ट में? जिस बर्तन में वो रखे गए हैं, जिस बर्तन में वो पारा रखा हुआ है, तो पारा के अणुओं के बीच ससंजक बल अधिक होता है, जिस कारण से वे बर्तन की दीवार को गीला नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पारा के जो अणु के बीच ससंजक बल होता है ना वो अधिक होता है। किससे? जो पारा के अणु है वो बर्तन जिससे बना हुआ है ना, बर्तन जिससे बना हुआ है उसके अणु के साथ जो बल लगता है वो कम होता है। मतलब आसंजक बल यहाँ पर कम होता है ससंजक बल से, ससंजक बल ज़्यादा होता है। ठीक है ना? इसीलिए पारा के जो अणु है ना, पारा जो है ना वो बर्तन की दीवार को गीला नहीं कर पाता है। ये ध्यान रख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव का कारण जो है ना ससंजक बलों का भी होना है। मतलब ससंजक बल वहाँ भी होता है, तभी तो पानी एक साथ है। उसके बाद पृष्ठ तनाव की वजह से उसका मतलब क्या बोलते हैं, मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करने की कोशिश करता है, वो अलग बात हुई। बट चलिए खैर, आसंजक बल के एग्जाम्पल्स की बात कर ली जाए तो देखिए, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं कि पानी का कांच पर चिपकना आदि। ठीक, जैसे पानी का कांच पर चिपकना, पानी तो अलग पदार्थ हो गया ना और कांच अलग पदार्थ हो गया, तो यहाँ पर आसंजक बल लग रहा है। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना और कांच के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच कौन सा बल लग रहा है? आसंजक बल। इसी वजह से पानी जो है ना कांच पर चिपक जाता है, जबकि पारा नहीं चिपक पाता है, क्योंकि पारा के जो अणु है ना उनके बीच ससंजक बल काफ़ी अधिक होता है। हाँ, ये जो देख लीजिए, तेल तथा जल के बीच भी असंजक बल, ध्यान दीजिएगा, तेल तथा जल के बीच असंजक बल जल के ससंजक बल से कम होता है। समझिएगा, तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम होता है। जल के बीच मतलब जल के जो अणु है आपस में जो बल लगा रहे हैं उससे कम होता है तेल और जल के बीच असंजक बल, इसीलिए वो मिल नहीं पाते हैं। जैसे ही आप जल के ऊपर तेल को डालेंगे तो तेल ऊपर फैल जाता है, या फिर तेल के ऊपर जल को डालेंगे तो वो फिर क्या बन जाता है? गोला गोला, मतलब वो ऐसा बन जाता है, अलग अलग हो जाता है, आपको दिखता होगा। चलिए, आप समझ पाए होंगे इस बात को। यहाँ ससंजक बल अधिक है इसलिए इसका प्रभाव अधिक होगा। केशिकत्व की बात की जाए, कैपिलैरिटी की बात की जाए तो ये क्या होता है ना कि केश नली से अर्थात कैपिलरी ट्यूब में किसी भी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा उतरने की घटना जो होती है वो केशिकत्व होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, दिया है, दिया में आप बाती को डालते हैं तो आराम से वो तेल को सोख लेता है, धीरे धीरे वो तेल ऊपर की तरफ आ जाता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कैपिलैरिटी की प्रॉपर्टी है, केशिकत्व की। ठीक, एग्जाम्पल ही आपको ध्यान में रखना है कि ये सब एग्जाम्पल्स जो है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स इकाई के एग्जाम्पल्स हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी को बता रहे हैं? तो केशिकत्व की। तो एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स, जैसे जल का पौधों के तनों में बनी असंख्य केश नलियों अर्थात कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से चढ़कर कहाँ तक पहुँचना? डालियों तक पहुँचना, टहनियों तक पहुँचना। इकाई का एग्जाम्पल है, केशिकत्व का एग्जाम्पल है। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना। ठीक, ये तो आप देखे होंगे। मोमबत्ती की बात की जाए तो मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना, पिघलने के बाद धागे के माध्यम से ऊपर चढ़ता है, ये भी कैपिलैरिटी का एग्जाम्पल है। माउंटेन पेन में स्याही का सोखना, माउंटेन पेन जो है ना उसमें स्याही का सोखना। चलिए, तो ये सारे एग्जाम्पल्स काय के थे? कैपिलैरिटी के थे। उसके बाद बात करते हैं उत्प्लावन बल की। उत्प्लावन बल क्या होता है? जैसे कि किसी भी ठोस को लिक्विड में, अगर मान लीजिए ये कोई बर्तन है, बर्तन में ये लिक्विड है,
इसमें अगर कोई ठोस कुछ रखते हैं ना, कोई भी ठोस वस्तु, तो आप महसूस करेंगे, फील करेंगे कि इस पर एक ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ एक बल लग रहा है। इसी को बोलते हैं उत्प्लावन बल, बायोंसी फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। ऊपर की तरफ एक बल लगता है। तो किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर, द्रव में डुबोए जाने से उस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कौन सा बल है? उत्प्लावन। हाँ, ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि जिसके कारण, मतलब इस बल की वजह से, इस बल की वजह से वस्तु के भार में एक कमी का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि वस्तु का भार कम हो गया है। वस्तु के भार में आभासी कमी का अनुभव होता है, वर्चुअल कमी का अनुभव होता है। हालांकि कम थोड़ी हो गया होता है, भार थोड़ी बदल गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि कम लग रहा है भार उसका। ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात की जाए तो ये बहुत सिंपल सा है। आप ध्यान रख सकते हैं कि किसी वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर उसके भार में होने वाली जो आभासी कमी होती है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो आभासी कमी होती है, ऐसा लगता है कि उसका भार कम हो गया है। तो आखिर वो कमी कितने की होती है, कितना कम लगता है? तो आर्किमिडीज ने क्या बताया था कि उसकी जो आभासी कमी होती है ना, वो होती है उस वस्तु के द्वारा, जो वस्तु आप उसमें डुबाए हैं, उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। जैसे ये बर्तन है, इसमें कोई वस्तु डुबा दिए, इतना मान लीजिए डूब गया है, तो इस वस्तु के द्वारा जो यहाँ से पानी हटा दिया गया है ना, इसका जो भार है ना, उस पानी का, मान लीजिए पानी ही है, तो इस पानी का जो भार है ना, उसके भार के बराबर होगा। क्या? उसके भार के बराबर वो कमी महसूस होगी। जो आभासी कमी हो रही है ना, उसी के भार के बराबर कमी महसूस होगी। फिर से पढ़ लीजिए, किसी वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर उसके भार में होने वाली जो आभासी कमी है ना, उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, चलिए कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस एक लाइन को, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे कि जिसका घनत्व, जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगा। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए पानी में कोई वस्तु तैर रही है, ठीक है, पानी में कोई वस्तु तैर रही है, इसका मतलब ये हुआ ना, कोई वस्तु तैर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि पानी का जो घनत्व है ना, पानी का घनत्व इस वस्तु से ज़्यादा है, और इस वस्तु का जो घनत्व है ना, पानी से कम है। मतलब जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगा। इतना ध्यान रखिएगा, जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगा। हाँ, अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि अधिक घनत्व वाले द्रव में, अगर द्रव का घनत्व अधिक है तो ठोस जो है ना, जो उस पर तैर रहा है, उसका कम भाग डूबेगा, वो कम डूबेगा उसमें। और कम घनत्व वाले द्रव में, जिस द्रव का घनत्व कम है, उसमें ठोस का उसमें जो ठोस है ना, उसका अधिक भाग डूबेगा, वो ज़्यादा डूबेगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? चलिए एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको पता होगा कि नदी का जो जल है ना, उसके अपेक्षा सागर का जो जल है, सागर के जल का घनत्व अधिक होता है। क्यों? क्योंकि सागर में सॉल्ट होते हैं, नमक होते हैं, जैसे कि क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है। तो जो समुद्र का पानी होता है, सागर का पानी होता है, वो लवणीय होता है। ठीक, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, इसीलिए उसका जो घनत्व होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है, वो अधिक होती है नदी के जल से। समझ पाए हैं आप? इसीलिए नदी में तैरना आसान होता है, समुद्र में तैरना आसान होता है नदी के अपेक्षा, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए उसमें तैरने में आसानी होती है, सुविधा होती है। देखिए एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, देखिए कोई जहाज अगर नदी में चल रहा है, ठीक, अब जैसे ही वो नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, वह कुछ ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि सागर के जल का जो घनत्व है ना, वो अधिक है, अभी जो मैंने आपको बताया है। तो भले मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत सारे, मतलब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और उसमें एक ऑप्शन ये दिया है कि वह कुछ ऊपर उठ जाता है। तो ये हो जाएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो रटने की जरूरत ही नहीं है। या फिर यहाँ पर जो मैंने अभी बात बोली कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। क्यों तैरना आसान होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र में तैरना आसान होता है क्यों? क्योंकि समुद्र के जल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है, वो अधिक होती है। ठीक है, चलिए ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। लिक्विड को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन घनत्व में कमी होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, घनत्व में कमी होती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा भी गया है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बोलते हैं,
कोई तैर पा रहा है, कोई बॉडी तैर पा रही है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर वो डूब जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यही हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी जो है ना, उस जल का जो घनत्व है वो कम हो जा रहा है। जल का घनत्व कम हो जाएगा तो बॉडी डूब जाएगी। ठीक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो रटने की जरूरत, हर एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि, लेकिन उसके घनत्व में क्या होती है, कमी होती है। हाँ, यहाँ पर उल्टा होता है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक, इसके उल्टा होता है, मतलब यहाँ पर गर्म करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगी और घनत्व, सॉरी, आयतन में कमी होगी और घनत्व बढ़ेगा। चलिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात एक ध्यान रख लीजिएगा कि पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है वो किस टेम्परेचर पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेल्सियस। ये सी लिखा हुआ है, 6 नहीं है, सी है। ठीक है, चलिए, हाँ ये देख लीजिए, सर्दी में जो जलाशय है, नदी है, झील है, सर्दी में जो जलाशय की ऊपरी सतह, ऊपरी जो परत होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाती है, ये आपको पता है। लेकिन नीचे का जो जल है ना, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में ही रहता है नीचे वाला जल। इसीलिए जलीय जंतु आसानी से रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि नीचे का पानी नहीं जमा हुआ रहता है, बर्फ नहीं बना हुआ रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद चलिए कुछ और एक बातें देख लें, कुछ एक बातें और देखें तो किसी बुलबुले, बुलबुला मतलब साबुन का भी हो सकता है, किसी बुलबुले अर्थात बबल्स के अंदर का दाब हमेशा, ध्यान रखिएगा, बाहर के जो वायुमंडलीय दाब है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे अधिक होता है। अब कैसे अधिक होता है, आप ऐसे दिमाग में सेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बुलबुला है, अब इसके अंदर दाब अधिक है। देखिए, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर भी दाब है, बाहर भी दाब है, अंदर भी दाब है। अब इसके अंदर दाब अधिक है, इसीलिए ये सर्वाइव कर पा रहा है, मतलब ये बुलबुला अभी है, एग्जिस्टेंस में है, जिंदा है, कहने का मतलब ये हुआ। नहीं तो इसके अंदर का दाब बाहर वाले दाब से अगर कम हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, फोड़ देगा, इसको खत्म हो जाएगा। आप ऐसे दिमाग में सेट कर लीजिए, फूट जाएगा। ठीक है, अगर वो बुलबुला है, इसका मतलब उसके अंदर दाब अधिक है बाहर वाले से, बाहर जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है ना, वायुमंडलीय दाब है, उससे अधिक है अंदर में दाब, इसीलिए वो बबल है, बुलबुला है। ठीक, तो बुलबुले के अंदर का दाब हमेशा बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हाँ, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, बुलबुले का आकार बढ़ेगा ना तो उसके अंदर का दाब कम होगा। उल्टा रिलेशन होता है बुलबुले के आकार और अंदर के दाब में। अब ऐसे समझ सकते हैं कि बुलबुला जैसे बढ़ते जाता है, एक टाइम आता है फूट जाता है। क्यों फूट जाता है, क्योंकि अंदर का दाब कम हो गया है बाहर वाले दाब से, तो बाहर वाला दाब उसको फोड़ दिया। ठीक, चलिए, एक और ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि बुलबुला जो है ना, बबल्स है, उसको आवेशित करने पर, उसको चार्ज करने पर वह फैलेगा, उसकी त्रिज्या मतलब बढ़ेगी। ठीक है, हाँ, एक केस नली में मैंने ये बताया नहीं था, कैपिलरी ट्यूब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि केस नली में जिस लिक्विड का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जितना ज़्यादा होगा वह उतनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो ये तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। ये भी हालांकि ये मैंने बात बता दी है। जो वॉशिंग मशीन है ना, वो किस पर काम करता है, अपकेंद्रीकरण पर, सेंट्रीफ्यूगेशन पर। वही वाला एग्जाम्पल है। मथने के पश्चात जो क्रीम है ना, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना, क्रीम जो है दूध से अलग हो जाता है, ये किस कारण से होता है, कौन सा बल लगता है, तो अपकेंद्रीकरण। जो ऐसे ऐसे घूमता है तो बाहर की तरफ क्रीम निकलते रहता है। ठीक, बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन से बल की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वैसा होता है, अपकेंद्रीय बल की वजह से। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना कौन से कारण से होता है, अपकेंद्रीय बल की वजह से। चलिए, अपकेंद्रीय बल की वजह से उसके बाद बात की जाए तो हाँ, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय, ये बहुत, अब ये सारी बातें मैंने बता दी है तो इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। हवाई जहाज से यात्रा करते समय प्रायः पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ना, दाब कम होते जाता है, तो वायु दाब में कमी होने के कारण बाहर वाला जो दाब है स्याही को अंदर में ढकेले हुए है। अंदर में स्याही के, पेन के अंदर जो रिफिल है, चाहे जो पेन है, पेन के अंदर जो इंक है, वो स्याही इसलिए नहीं निकल पाती है क्योंकि अंदर वाला जो दाब है ना, उससे अधिक बाहर वाला दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए नहीं निकल पाती। जैसे ही बाहर वाला दाब कम होता है, अंदर की स्याही बाहर निकल जाती है। तो वायु दाब में कमी होती है, इसलिए अंदर की स्याही बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। खैर, देखिए, इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।